दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की कविता है जिसका नाम है बनारस और दिशा, जिसके कवि केदारनाथ सिंह है। पहली कविता जिसका नाम है बनारस, इस कविता में कवि ने बनारस शहर के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। और वहीं दूसरी कविता दिशा बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो आइए दोस्तों हम इसे एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बनारस की। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बनारस शहर में वसंत ऋतु का आगमन अचानक से होता है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है वैसे ही कवि महसूस करता है कि वहाँ के मोहल्ले लड़तारा या मुंडवा ही की ओर से एक धुएं का बवंडर उठकर सारे शहर में धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे इस महान व प्राचीन शहर की जीभ किरकिराने लगती है। मतलब कि सारे बनारस शहर में धूल भरा वातावरण रहने लगता है। वसंत ऋतु के आगमन पर जो सजीव व्यक्ति है उसके मन में सुगबुगाहट होने लगती है, उसमें जीवंतता आने लगती है और चेतना का संचार हो जाता है। जो चेतना से रहित है उसमें भी अंकुरण होने का आभास होने लगता है। वसंत के आगमन पर पूरा वातावरण उल्लास से भर उठता है। गंगा के दशाश्वमेध घाट पर लोगों के आना जाना बढ़ जाता है, जिससे घाट का अंतिम पत्थर भी मुलायम हो जाता है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में कवि को आशा की नमी दिखाई देती है। लोगों के आने जाने से घाट पर बैठे भिखारियों की कटोरियों का खालीपन भी कुछ दान दक्षिणा पाने की उम्मीद से चमक उठता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यह शहर श्रद्धा, भक्ति और विरक्ति का मिश्रण है। कवि पूछता है कि क्या कभी आपने खाली कटोरे में वसंत का ऐसा उतरन देखा है? मतलब कि दशाश्वमेध घाट पर जब लोगों का आना जाना बढ़ता है तो भिखारियों के कटोरों भीख से भरने लगते हैं। वसंत में यह शहर इसी तरह धीरे धीरे खुलता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। रोज शाम को यह शहर ऐसे ही धीरे धीरे खाली होने लगता है। यहाँ शवदाह करना पुण्य का कार्य माना जाता है। अतः यहाँ हर रोज बनारस की अंधेरी गलियों से सूर्य की रोशनी से चमकती हुई गंगा की ओर अनेकों शव जाते हैं। यह शहर अपनी स्वाभाविक गति से चलता है। इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उड़ती है और लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिरों में लगे घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और इस शहर में शाम का आगमन भी धीरे धीरे ही होता है। इन पंक्ति में कवि बनारस की श्रद्धा, भक्ति और विरक्ति के मिश्रण की ओर ध्यान दिलाते हुए यहाँ की धीमी जीवन शैली के विषय में वर्णन करते हैं कि यह धीमापन यहाँ के समाज की सामूहिक लय में शामिल हो चुका है और इसने पूरे शहर को दृढ़ता से बांध रखा है। यहाँ की जीवन शैली ऐसी हो गई कि यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी हिलता नहीं है। यहाँ की संस्कृति सैकड़ों वर्ष पुरानी होते हुए भी वैसी है। जो चीज सैकड़ों वर्ष पहले जहाँ थी आज भी वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। पवित्र गंगा भी वही है, घाट पर बंधी हुई नाव भी वही पुरानी है, तुलसीदास की पवित्र खड़ाओं भी जहाँ की तहाँ रखी हुई है। कवि इन पंक्तियों में संध्या के समय बनारस की शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि आप कभी शाम होते ही बिना किसी को सूचित किए बनारस आओ तो उस समय हो रही आरती के प्रकाश में तुम शहर को अचानक देखकर पाओगे कि इस शहर की बनावट अद्भुत है। यह बनावट हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। उस समय यह आधा जल में झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के लोग पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग फूलों को तेराते हुए तो कुछ शव को विसर्जित या संस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। यह शहर आधा डूबा सा और शंख ध्वनि के द्वारा आरती करता दिखाई देता है। यदि आप ध्यान पूर्वक इस शहर को देखेंगे तो यह आधा होते हुए भी आधा नहीं लगेगा। इस शहर में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इन पंक्तियों में कवि बनारस की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताता है कि इस शहर में सबको सहारा मिलता है। इस शहर में जो भी आता है वह अपनी आस्था से बंधा यहाँ आता है, उसे उसी आस्था ने आश्रय दिया हुआ है। यहाँ गंगा की आरती के समय आरती के पात्र से उठने वाली ज्योति की लपटे और धुआं से गंगा जल में स्तंभ बन जाते हैं। चारों ओर आरती की सुगंध फैल जाती है। मनुष्यों के उठे हुए हाथ मानो की ना दिखाई देते हुए सूर्य को जलांजलि देते हुए प्रतीत होते हैं। सदियों से इस शहर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का यह आयोजन होते आ रहा है। यह शहर अपनी आस्था के सहारे अपने मन में मग्न है तथा इसे किसी अन्य की कोई चिंता नहीं है। इस शहर का आधा भाग मतलब कि कुछ लोग परंपरा अनुसार कार्य करने में लीन हैं और आधे आधुनिकता को भोग रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले दिशा की पंक्तियों को।
इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ सिंह स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहे एक छोटे से बच्चे से प्रश्न करते हैं कि बताओ कि हिमालय किस ओर है। वह बच्चा अत्यंत स्वाभाविक जवाब देता है कि जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही है उसी ओर हिमालय है। अब कवि जीवन में पहली बार स्वीकार करता है कि उसे वास्तविक में अब मालूम हुआ कि हिमालय की दिशा क्या है। कवि बाल मनोविज्ञान के सहारे यह दिखाना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है।